गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में 17 ग्रुप हो गया फिनिश। अब हम चलते हैं लास्ट पड़ाव यानी लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप एलिमेंट की तरफ। क्लियर। और 18 ग्रुप एलिमेंट काफी छोटा सा पोर्शन है, मुश्किल से 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। तो ये 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं होने वाले, एक आज का लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों 18 ग्रुप में क्या पढ़ेंगे? 18 ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, अकरेंस, केमिकल प्रॉपर्टी। और मोस्टली इसमें हम लोग जिनॉन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। किसके कंपाउंड के बारे में? जिनॉन के कंपाउंड के बारे में। ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अकरेंस पढ़ेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग लाइए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। है ना। देखो इनके कई सारे नाम हैं। इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं और इनको हम एरोजेंस भी बोलते हैं। AERO, एरोजेंस। 3 नामों से ये जानी जाती है और इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो कई सारे नामों से इसको हम जानते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो वन बाय वन में पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम नोबल गैस की बात करते हैं तो इनका जो लास्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, NS2N Np6। ऐसा देखा आपने, है ना। लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब न तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, न तो इनको इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, न तो लिए जा सकते हैं। यानी ये एकदम सैचुरेट है, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो सैचुरेट होने की वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है, नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। यानी दे हैव, या हम बोल सकते हैं दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, hence they are called inert gases। क्लियर। क्यों? क्योंकि न तो इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, न तो इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है ना। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं एरोजेंस। ठीक है। देखो जो AER है बच्चों, ये एयर से बना है, एयर। जितनी भी नोबल गैसेस हैं मोस्टली कहां पाई जाती हैं? एयर में पाई जाते हैं। यानी ये अर्थ क्रस्ट में नहीं पाई जाती है, मोस्टली एटमॉस्फेयर में होती है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एरोजेंस। तो दे ऑल आर प्रेजेंट इन एयर, या हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर, है ना। मोस्टली एटमॉस्फेयर में होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एरोजेंस। और तीसरी हम बात करते हैं नोबल गैसेस। व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस? अच्छा, आपने नाम सुना होगा नोबल मेटल। कौन कौन से नोबल मेटल होते हैं? नोबल मेटल होते हैं बच्चों प्लेटिनम और गोल्ड, और कुछ हद तक जो है सिल्वर, है ना। प्लेटिनम और गोल्ड मोस्टली यूज होते हैं नोबल मेटल के फॉर्म में। तो प्लेटिनम और गोल्ड नोबल मेटल क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये मोस्टली केमिकल के लिए अनरिएक्टिव होते हैं। ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना तो रिडक्शन होता है, ना तो हाइड्रोलाइसिस होता है। क्लियर। तो दे आर एट ऑल अनरिएक्टिव, काफी हद तक अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है। इसीलिए बच्चों नोबल मेटल की तर्ज पर इन गैसों को हम बोलते हैं नोबल गैस, बिकॉज दे आर मोस्टली अनरिएक्टिव। ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे दे बिहेव जस्ट लाइक नोबल मेटल्स, जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड। ठीक है। तो यानी ये अनरिएक्टिव होते हैं, इसी से इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों इनको हम ऐसा बोलते हैं। नोट कर लिया आपने। अब बच्चों बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हम लोग इस ग्रुप में रखते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, सिंबल और नाम है। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो चलो एक चार्ट बनाओ। चार्ट में सबसे पहले इधर लिखो आप
एलिमेंट, इधर उसका आएगा नेम, इधर उसका आएगा एटॉमिक नंबर, और लास्ट में आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। शुरुआत यहीं से करते हैं हम। तो जैसा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या शॉर्ट ट्रिक थी? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो क्या था? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, RN। और बच्चों एक और एलिमेंट होता है, उसका नाम है OG, उसका सिंबल है OG। तो ये सारे एलिमेंट है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेसन। ये नया एलिमेंट है। क्लियर? तो चलो अब सिंबल मालूम कर ले इनका नाम। दिस इज कॉल्ड हीलियम। हीलियम, नियोन को हम Ne को हम बोलते हैं नियोन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और लास्ट वाला है ऑग्नेसॉन। ये देखो, ऑन 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 ऑन, इससे याद रखना है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसॉन। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे हमारे पास 18 ग्रुप के एलिमेंट हो गए। अब एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका होगा 2। कितना ऐड करना है? 8 और ऐड करना है, तो क्या आएगा? 10। 8 और ऐड करना है, कितना आएगा? 18। उसके बाद 18 और ऐड करना है, कितना आएगा? 36। उसके बाद 18 और ऐड करना है, तो कितना आएगा? 54। ये तो है ना, हाँ ठीक है, 54। उसके बाद कितना और ऐड करना है? 32। तो 32 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 86। और लास्ट में 32 और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 118। तो बस ये गैप याद रखना है बस। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और लास्ट वाला 118। क्लियर? चलो अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हीलियम के लिए हम लिखते हैं बच्चों 1s2। ठीक है, उसके बाद नियोन के लिए हीलियम करो और 2s2 2p6। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा और वो खत्म हो जाएगा वहीं पर, मतलब लास्ट जो उसका सबशेल है वो भर जाएगी पूरी की पूरी, कंप्लीट फिलअप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। आर्गन की बात करें तो नियोन को लिखो और उसके बाद 3s2 3p6। ठीक है, यानी s2 और p6 लास्ट में आने वाला है, बस इतना ही होगा। ठीक है, क्रिप्टन में आर्गन लिखा 3d10 4s2 4p6, है ना। पैटर्न देखिए। जिनॉन की बात करें तो kr लिखो, है ना, 4d10 5s2 and 5p6। क्लियर? उसके बाद जिनॉन हो गया। रेडॉन की बात करें तो जिनॉन लिखो 4f14 5d10 6s2 and 6p6। क्लियर? और लास्ट है ऑग्नेसन, तो यहां लिखो आप रेडॉन Rn। ठीक है, 5f14 6d10 7s2 and 7p6। क्लियर? मैं देखता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास एलिमेंट्स, उनका नेम, उनका एटॉमिक नंबर और लास्ट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो इस तरह से हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है। तो फटाफट से नोट करते जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं इनका अकरेंस। तो अकरेंस में अर्थ क्रस्ट में तो नहीं मिलेंगे, कहां मिलेंगे? ये मिलते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर में, है ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है,
कौन सी पाई जाती है, सोचो जरा। ठीक है, तो चलो देखो, नेक्स्ट हेडिंग होगा अकरेंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट बनेगा अकरेंस में, दे आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, इसलिए इनको एरोजेंस बोलते हैं। लेकिन बच्चों नोबल गैस में एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, इस पर और कई बार क्वेश्चन आता है, तो कौन सा हो, एक्सेप्ट रेडॉन। रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। रेडॉन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके होता है किसी एलिमेंट का, तब हमें रेडॉन मिलती है। जनरली ये एटमॉस्फेयर में नहीं होती है, ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट रेडॉन। ठीक, दूसरा, देयर अबंडेंस इज अबाउट 1% बाय वॉल्यूम, यानी टोटल जो एटमॉस्फेयर है उसमें इनका जो परसेंटेज होता है वो 1% होता है। ठीक है, उनमें बच्चों जो आर्गन होती है इज मोस्ट अबंडेंट, यानी ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, आर्गन का। सबके सब गैस कितना परसेंटेज बनाएगी, लगभग 1% बनाएगी, उसमें आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट। इसीलिए मैंने बोला कि आर्गन थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की, आफ्टर ऑक्सीजन। पहले नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, ध्यान रखें। ठीक है, तीसरा, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, एटमॉस्फेयर तो कुछ ही किलोमीटर तक होता है, लेकिन मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद नंबर आता है हीलियम। तो यहां पर हम देखेंगे हीलियम इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और फर्स्ट कौन है बच्चों, हाइड्रोजन। बस इस चीज का ध्यान रखना, यूनिवर्स की बात हो रही है यहां पर, है ना, यूनिवर्स की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है। चौथा, देखिए बच्चों, जो हमारा हीलियम है कुछ नेचुरल गैस में भी पाया जाता है ना, हीलियम इज ऑल्सो फाइंड इन नेचुरल गैस। ठीक, थोड़ा हीलियम के बारे में यहां पर। अब देखिए, अगर मैं हीलियम की बात करूं और साथ में नियोन की, यानी हीलियम और नियोन, हीलियम और नियोन रेडियो एक्टिव मिनरल में भी पाए जाते हैं, है ना, तो हीलियम विद नियोन ऑल्सो फाइंड इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, आपने सुना होगा पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड जिससे हम रेडियम निकलता है, पिच ब्लेंड। ठीक है, दूसरा होता है क्लेवाइट, VEIT, क्लेवाइट। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट के मिनरल होते हैं उनमें भी हमें हीलियम और नियोन ट्रेस अमाउंट में मिलता है ना। और जहां तक मैं बात करूं इसकी, किसकी, रेडॉन की, यहां पर एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है RA, यानी रेडियम, और रेडियम का एटॉमिक मास होता है 226 और एटॉमिक नंबर होता है 88। जब इसका डिके होता है तो ये जो है एक हीलियम एटम निकाल देता है, यानी 2He4 की कमी आ जाती है, प्लस तो क्या बचता हमारे पास 86 रेडॉन 222 इसका एटॉमिक मास हो गया। देखिए, तो रेडॉन हमें कहां से मिला, रेडियम के डिसइंटीग्रेशन से। क्लियर हो रहा है, तो ये कुछ जनरल अकरेंस के बारे में था जो आपको ध्यान में रखना है, तो फटाफट से नोट करो। अब बच्चों हम बात करेंगे इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, चलो बहुत अच्छी बात है।
अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक प्रॉपर्टी, है ना, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। अच्छा, जैसा मैंने आपको बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में जाएगा और एकदम पी ऑर्बिटल पैक हो जाएगा, तो ns2 np6 और n की वैल्यू होती है 2 से लेकर और 7 तक, ये होता है। तो p सबशेल पूरा कंप्लीट फिलअप हो गया है, अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चों जो हमारी इनर्ट गैस है उसमें एक एक्सेप्शन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन p में न जाके कहीं और ही जाता है, और वो एक्सेप्शन है यहाँ पे हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, s ऑर्बिटल में, है ना, जबकि सारे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सारे p ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, p ऑर्बिटल में। तो ये ध्यान में रखना आपको, इट इज एक्सेप्शन। ठीक है भाई। चलो दूसरी चीज हम बात करेंगे बच्चों, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम सब लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, लेकिन कहां तक डिक्रीज होगा, 17 ग्रुप तक। जैसे 18 ग्रुप आ जाएगा एटॉमिक रेडियस एकदम से ज्यादा हो जाएगा। यानी किसी पीरियड में सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किसका होता है, नोबल गैसेस का ही होता है। ध्यान रखिए, क्लियर हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होता है, लेकिन कहां तक डिक्रीज होगा, 17 ग्रुप तक। 18 ग्रुप का सबसे ज्यादा रेडियस होगा पूरे पीरियड में, है ना। तो देखो क्या लिखना आपको, हैविंग लार्जेस्ट रेडियस इन इट्स पीरियड। ध्यान रखिए, अपने पीरियड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेडियस इनका ही होने वाला है। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर भाई। तो ऊपर से नीचे आने पर जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा। बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर। तीसरी चीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट से निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं नोबल गैस की बात करूं तो बच्चों नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी किसी एक पीरियड में, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये क्या घटती है ना। तो यहां पर लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा आई एच, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स पीरियड। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इनकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है। क्योंकि बच्चों इसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वहां पे फील हो रहा है। इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ बात करूं तो क्या होगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर। और चौथी और अंतिम चीज इसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने में जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक नोबल गैस का एटम है और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है।
क्योंकि भाई पहले से भरा है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है, यानी टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। चलो मान लिया जाए कि आप जो है जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी सप्लाई होगी, न कि एनर्जी निकलेगी। तो अगर बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब जब आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। वो कब तक, कहां तक चलेगी, 17 ग्रुप तक चलेगी। लेकिन जैसे ही 18 ग्रुप आ गया, आपने इलेक्ट्रॉन डाला 18 ग्रुप के एटम में, तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस एटम को अनस्टेबल कर रहे हो। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि नोबल गैस के जो एटम होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और भाई इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालोगे तो इसको क्या करोगे, आप अनस्टेबल कर दोगे। सपोज मान लीजिए मैं नियोन की बात करता हूं, नियोन में कितने हैं, 2 और 8 है, और यहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो नियोन है वो माइनस हो जाएगा और 2 8 1। अब देखिए एक नई सेल आपने क्रिएट कर ली है, तो ये जो नया एटम बना वो अनस्टेबल है और पहले क्या था, स्टेबल था। तो जब आप स्टेबल से अनस्टेबल करते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH। और रीजन क्या है कि अंदर बहुत सारा रिपल्शन है, ठीक है, या दिस इज ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, है ना। तो ये कुछ बच्चों एटॉमिक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे मैंने आपको ये जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा उसमें आपने सीखी होंगी, लेकिन चलो फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए, है ना। तो चलो फटाफट से नोट करो ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है ना। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जितनी भी नोबल गैस होती है सारी किस फॉर्म में होती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है। जनरली ये कंपाउंड नहीं बनाती है, कुछ गैसेस को छोड़कर, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। तो पहला पॉइंट आ गया, दे आर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक होती है, केवल सिंगल एटम होता है ना, कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है। मोनो एटम होते हैं, कलरलेस होता है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना कोई गंध होती है ना कोई कलर होता है, क्लियर। दूसरा, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। तीसरा, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या है, देखिए रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो इनके बीच बच्चों जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत वीक होता है। तो इसी वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स। और बच्चों कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, तो डिस्पर्जन फोर्स होता हो, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होते हैं। चौथी चीज की बात करें हम,
तो हीलियम इज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 2.5 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट, बहुत कम, सबसे कम। ठीक है। और बच्चों हीलियम के पास एक और प्रॉपर्टी, हीलियम कुछ मटेरियल्स से डिफ्यूज हो जाता है ना, तो हीलियम कैन डिफ्यूज थ्रू सम मटेरियल, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया और ग्लास हो गया। तो प्लास्टिक, रबर और ग्लास से हीलियम आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। तो बस ये कुछ थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पढ़नी है ना, तो फटाफट से नोट करो। ठीक है, समझ में आया। लास्ट हम बात करते हैं बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे जब ये रिएक्शन ही नहीं करती है तो केमिकल प्रॉपर्टी कहां से आ गई, ये सवाल लाजमी है ना। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं कि हर कोई गैस अनरिएक्टिव है। कुछ ऐसी गैस हैं जिनके कंपाउंड बनते हैं और हैं, तो वो तो रिएक्टिव है, कुछ गैसें अनरिएक्टिव है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जो नोबल गैस है वो इनर्ट होती है। ठीक है, तो यही लिखा जाएगा, दे आर इनर्ट। ठीक, दिस इज ड्यू टू व्हाई दे आर इनर्ट। क्यों इनर्ट होती है, उसके दो रीजन है। नंबर 1, ठीक है, पहला रीजन क्या है, देखिए बच्चों, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, है ना। जैसे आपने ऑक्टेट रूल में पढ़ा होगा कि हर कोई एलिमेंट रिएक्टिव होता है, रीजन क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है ना। तो अगर मैं नोबल गैस की बात करूं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो, फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल, तो NS2 और NP6, ये तो हो गए 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब न तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जिन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए ये इनर्ट होते हैं। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है, देखो, जब भी आप किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा, सीधी सी बात है ना। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन देना मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो दोनों एंथैल्पी कम होनी चाहिए। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव कम होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो बोलने का मतलब है इन दोनों एंथैल्पी में भी कोरिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहां तो कुछ और ही बात है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और इसको इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है, तो इसी वजह से ये इनर्ट होते हैं। दूसरा रीजन क्या लिखोगे, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो या मोर पॉजिटिव ज्यादा अच्छा लिखेंगे, क्योंकि बच्चों जितनी ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना उतना ही मुश्किल होगा, तो रिएक्शन कहां से होगी भाई। और जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। तो यहां दोनों ही काम मुश्किल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, कॉम्पैक्ट है, एकदम जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से मोस्टली ये क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी आता है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि इनर्ट गैस के कोई कंपाउंड नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट होते हैं सरफिरे, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो रास्ता होगा, कि कुछ तो ऐसा होगा कि इनर्ट गैस कंपाउंड बनाते हैं। तो एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था नील बार्टलेट।
देखो है ना, अब कहानी शुरू होती है इनर्ट गैस के कंपाउंड बनाने की। तो ये तो हमने बात कर ली कि इनर्ट गैस क्यों इनर्ट होती है, लेकिन क्या ये हमेशा इनर्ट रहने वाले? नहीं, ऐसा है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बार्टलेट, और ये बात है 1962 की लगभग, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नील बार्टलेट ने ऐसा क्या किया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पहले नोबल गैस के कंपाउंड बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो नील बार्टलेट को जाता है। तो नील बार्टलेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक कंपाउंड लिया PtF6, यानी हेक्साफ्लोरोप्लेटिनम, है ना। और ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में पाया जाता है। ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ऑक्सीजन को भी पीछे छोड़ देता है, यानी उससे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से। तो बच्चों इसने क्या किया, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एक नया कंपाउंड बना यहां पर, देखो O2 प्लस एंड PtCl6, सॉरी F6 है ना, F6N-। और जब ये कंपाउंड बना तो ये हुआ सॉलिड इन नेचर, ठीक। तो इसका नाम है ऑक्सीजन हेक्सा फ्लोरो प्लेटिनेट, है ना, क्लियर। और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है। तो ऐसा बना, ठीक। तो भाई नील बार्टलेट ने बना दिया। अब नील बार्टलेट ने एक चीज सोची कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, कौन सी वाली? फर्स्ट। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, उसने निकाली ये इतनी, सुनो है ना, ध्यान से सुनो जरा, 1175 किलो जूल पर मोल। यानी इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। एट द सेम टाइम उसने ये देखा कि भाई जो जिनॉन कंपाउंड है, सॉरी जो जिनॉन एटम है, उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी लगभग इतनी है। वो कितनी है? 1170 किलो जूल पर मोल। यानी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, तो जिनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी खर्च होगी। तो इसका मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल। तो उसने सोचा कि जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये चीज, तो ये भाई जिनॉन से भी तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो उसने ये सोचा कि जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है ना, और वो आसानी से हो जा रही है इसके थ्रू, तो क्यों ना जिनॉन से भी इतनी एनर्जी में काम हो सकता है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो जिनॉन से भी इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल है, क्योंकि इसकी एनर्जी लगभग बराबर है, ये से कम ही है। तो तब उसने क्या किया, जिनॉन की और इसकी रिएक्शन करवाई। तो अब देखो, जिनॉन प्लस PtF6, ठीक है। तो ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। तो भाई वो सक्सेस हो गया जिनॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो क्या हुआ, जिनॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गए और PtF6 माइनस, यस, अगेन उसको एक रेड सॉलिड मिल गया जिनॉन का जो कंपाउंड है। तो अब इनर्ट गैस इनर्ट नहीं रही, यानी इनर्ट गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, ये नील बार्टलेट ने प्रूव कर दिया। उसके बाद बस बाढ़ आ गई जिनॉन के कंपाउंड को बनाने की। तो उसके बाद कई सारे जिनॉन के कंपाउंड बन गए। लेकिन बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना, जिनॉन के मोस्ट ऑफ कंपाउंड या तो ऑक्साइड होंगे या फ्लोराइड होंगे या ऑक्सोफ्लोराइड होंगे। तीन ही टाइप के कंपाउंड मोस्टली होते हैं। कौन से? इतना समझ में आ गया? तो द compounds of xenon are
देखो कैसे होंगे, या तो इसके ऑक्साइड होंगे, या तो इसके फ्लोराइड होंगे, या तो इसके ऑक्सोफ्लोराइड होंगे, यानी ऑक्साइड फ्लोराइड या ऑक्सोफ्लोराइड, है ना। तो बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास है जिनॉन के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि क्यों जिनॉन के कंपाउंड बनते हैं और किसने कोशिश की जिनॉन के कंपाउंड को बनाने की। तो रीजन आपको मालूम चली गया, ठीक। तो जितनी भी इनर्ट गैस है उसमें सबसे ज्यादा जो कंपाउंड है बच्चों वो जिनॉन के हैं, ठीक है। और जिनॉन के मोस्ट ऑफ किसके साथ कंपाउंड बनते हैं, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, है ना। अच्छा, क्या जिनॉन के अलावा कोई और गैस कंपाउंड बनाती है? यस, जिनॉन के अलावा दो गैस और है, एक क्रिप्टन और एक रेडॉन, जिसके कंपाउंड मिलते हैं तो KrF2, ठीक है, और यहां पर है RnF2, दोनों के कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन बाकी और गैस जैसे नियॉन, हीलियम और आर्गन नॉट हैव एनी कंपाउंड, इनके कंपाउंड नहीं है। तो कंपाउंड किसके मिलेंगे आपको? केवल जिनॉन के, क्रिप्टन के और रेडॉन के। लेकिन बच्चों क्रिप्टन और रेडॉन के कंपाउंड की हम स्टडी यहां पर नहीं करते हैं, हम केवल किसके कंपाउंड की स्टडी करेंगे? जिनॉन के कंपाउंड। क्लियर? तो चलो आज के वीडियो में बस यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए भी थोड़ा मैटर बचा के रखना है। तो उसमें हम क्या करेंगे? जिनॉन के कंपाउंड को डिटेल से स्टडी करेंगे, कैसे बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इन सब की बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।